क्या सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? फटाफट रिप्लाई करें। ओके, चलिए। तो जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये फॉर्मूले की शॉर्ट नोट है। आप इस फॉर्मूले की स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लेंगे। और आपको पता है कि इन फॉर्मूलों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूले है, इनके ऊपर न्यूमेरिकल आता है। ये है न्यू अपडेटेड सिलेबस। ये जो भी फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं ये न्यू अपडेटेड सिलेबस के फॉर्मूले। एक साइड में न्यू सिलेबस है और एक साइड में ओल्ड सिलेबस है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि क्या हमें ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, जो ट्रेंडिंग है वो तो पढ़ना ही है, लेकिन जो नया सिलेबस है वो भी पढ़ना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिएगा। आपकी इस मंथ में आई थिंक हो सकता है आपकी एंडिंग में टेस्ट हो या तो फर्स्ट वीक में टेस्ट हो, आपको नया टाइम टेबल जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूले सभी को याद है, मैं पूछ नहीं रहा हूं, बट फिर भी आपको होमवर्क जरूर दे रहा हूं। होमवर्क ये है कि आपको ये रिटन होमवर्क है एक प्रकार से, ये फॉर्मूले 3 टाइम्स अपने रफ कॉपी में लिख के सबमिट करना है। ठीक है, समझा सबको? फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है तो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। तो सभी लोग इन फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करेंगे। रिटर्न होमवर्क है ये आपका 3 टाइम, कम से कम कितने बार आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप बताइए, 5 बार, 10 बार की 3 बार? बोलो जल्दी से। आप जो बोलेंगे उतने बार हम लिखेंगे इसको। बोलो कितने बार लिख सकते हो? कम से कम 5 टाइम। ओके, ठीक है, 5 टाइम आप बोल रहे हैं इसलिए मैं लिख रहा हूं। तो आप लोगों ने बोला 5 टाइम बेटर है तो 5 टाइम बेटर है। चलिए 5 टाइम में याद हो जाएंगे, ये आपका होमवर्क हो गया। अब आगे बढ़ने से पहले मुझे एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन चाहिए। एंगल ऑफ कांटेक्ट की हमें क्या चाहिए बच्चों? डेफिनेशन चाहिए। तो कौन बताएगा एंगल ऑफ कांटेक्ट यानी क्या होता है? कोई बता सकता है? हैंड रेस कीजिए। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप फॉर्मूला या फिर डेफिनेशन बताते हो। तो इसकी डेफिनेशन एक मार्क के लिए आपके टेस्ट में 100% है। अगर ये आपके टेस्ट में 100% है यानी बोर्ड आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी है, बताना बनता है आपका। बोलिए, तो कोई भी हैंड रेस करके बताइए। मैं रैंडमली ऐसे नाम पूछूं, चलेगा? ठीक है, तो रैंडमली हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नाम साक्षी, आप बोलो। When a liquid is in contact with solid surface, व्हेन अ लिक्विड इज इन कांटेक्ट विद सॉलिड सरफेस। then the बोलो tangent आगे। drawn then the tangent drawn from the free surface of solid ओके, देन tangent drawn from free surface of the solid and the liquid. and the liquid, then the Free angle surface, is called angle of contact हाँ, and is measured inside the liquid. वेरी गुड, वेरी गुड। यही डेफिनेशन है। तो हमने कैसा गाना याद किया था बच्चों? व्हेन अ लिक्विड इज इन कांटेक्ट विद द सॉलिड, व्हेन अ लिक्विड इज इन कांटेक्ट विद द सॉलिड, then the tangent drawn then the tangent drawn from free surface of the solid and the liquid, the angle measured inside the liquid is called as angle of contact। 1 मार्क की डेफिनेशन। ये डायग्राम वगैरह सब एक्स्ट्रा है, आपको पेपर में डायग्राम नहीं बनानी है। ठीक है, पेपर में डायग्राम नहीं बनानी है, बस आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि एंगल ऑफ कांटेक्ट इनसाइड द लिक्विड होता है और इस तरीके से हम एंगल ऑफ कांटेक्ट को मेजर करते हैं। ये डायग्राम से भी आपको काफी आइडिया आ जाएगा कि जो टेंजेंट है यहाँ पे सॉलिड लिक्विड के बीच में, यहाँ पे टेंजेंट सॉलिड गैस के बीच में है और एक और टेंजेंट है लिक्विड और गैस के बीच में है। तो इस तरीके से आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। सॉरी, ओके। तो आई होप कि क्लियर कर लिया आपने। उसके बाद आपने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े थे जो सारे हाफ ऑफ मार्क के थे। आप इन सब चीजों को रिवाइज करेंगे अच्छे से। एक एमसीक्यूज रहेगा, यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर पाए इसको। एमसीक्यूज ये कि एट बॉइलिंग पॉइंट, सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट पे टेम्परेचर क्या होता है? 0 होता है। बॉइलिंग पॉइंट पे सरफेस टेंशन क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो याद रखना इसको, पेपर में आया हुआ एमसीक्यूज है, वापस से एक बार और आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, यानी रिपीटेशन हो सकता है, तो आप इसको ध्यान में रखें। क्लियर है? याद रहेगा सबको? ओके, अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कुछ डिफरेंस पढ़ाने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस भी किया है आप लोगों से। तो हमने देखा था कल सी वाटर, ठीक है,
पहले तो हम कॉन्टेमिनेशन की बात करते हैं, ग्रीस और डस्ट की बात करते हैं। अगर हम लिक्विड में ग्रीस और डस्ट ऐड करेंगे तो सरफेस टेंशन बढ़ता है कि कम होता है? कम होता है। ठीक है, सरफेस टेंशन क्या होता है? कम होता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? इंक्रीज होता है। फिर स्पैरिंगली सॉल्युबल, स्पैरिंगली सॉल्युबल या तो पार्शियली सॉल्युबल, पेपर में एक और वर्ड आ सकता है आपको, पार्शियली सॉल्युबल, और पेपर में ये पार्शियली ना बोलकर आपको फिनॉल और अल्कोहल आ सकता है। कल मैंने इसके बारे में बात किया था, फिनॉल और अल्कोहल डालने से सरफेस टेंशन क्या होता है बच्चों? डिक्रीज होता है। या फिर डिटर्जेंट और सोप डालने से, यानी अगर हम बात करें कि कपड़े किससे अच्छे धुलेंगे, तो आप कहेंगे सर कपड़े अच्छे धुलने के लिए सरफेस टेंशन का कम होना चाहिए। हॉट वाटर से भी कपड़े धोए जा सकते हैं। आपने देखा होगा हॉट वाटर जब हम डालते हैं पानी में तो क्या होता है, वो वाटर अपने कपड़ों के छोटे छोटे पोर्स में भी चला जाता है। अगर पानी ठंडा रहेगा तो कपड़ा इतना जल्दी से साफ नहीं होता है, लेकिन अगर वही गर्म पानी हम यूज करते हैं तो गर्म पानी क्या होता है, उसका सरफेस टेंशन इतना कम होता है कि वो छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं कपड़ों के, वहां तक चला जाता है और उनके साथ मैल को बाहर निकाल लाता है। सेम काम डिटर्जेंट भी करता है, डिटर्जेंट भी वही काम करता है। तो डिटर्जेंट क्या काम करता है सर? डिटर्जेंट का सरफेस टेंशन इतना कम है कि वो छोटे छोटे पोर्स में भी चला जाता है, कपड़ों के छोटे छोटे पोर्स में जाकर मैल के साथ स्टिक होकर साथ में बाहर निकलता है। यानी कि हम अगर ऐसा कहें कि वाई वाई वाला क्वेश्चन जो है ना, वो पेपर में आ सकता है 1 मार्क के लिए, कि क्यों डिटर्जेंट यूज किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन कम होता है। और क्या काम करता है वो काम भी हम देखेंगे। फिलहाल याद रखिएगा, डिटर्जेंट और सोप यानी कि पार्शियली सॉल्युबल, क्या कंप्लीटली सॉल्युबल होता है क्या? नहीं सर, कंप्लीटली सॉल्युबल मतलब NaCl और शुगर। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 वेरी मोस्ट टाइम भी पेपर में आया हुआ है, ये आ चुका है 19 या तो 20 का पेपर, आप उठा के चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा। अब मुझे इतना अच्छे से याद नहीं आ रहा अभी कि 19 में आया था कि 20 में आया था, बट इतना जरूर पता है कि ये आता है। ठीक है, एक एनर्जी वाला टॉपिक आपको बताया था मैंने, एनर्जी रिलीज और एनर्जी एब्जॉर्ब, मैंने सलून का एग्जांपल दिया था, वो आया था मार्च 2020 में, यानी ये क्वेश्चन आपका मार्च 19 में आया हुआ है, इतना मुझे पता है। तो पेपर में बच्चों एमसीक्यूज आता है, और एमसीक्यूज के लिए इसी तरीके से शॉर्ट नोट जो मैं आपको दे रहा हूं वो बहुत काम आने वाली है आपको। तो अच्छे से अपने कॉपी में इन सब चीजों को अरेंज करके रखिए, बहुत फायदा होगा आपका, एमएसटी सीटी जेडब्ल्यू नीट सब में फायदा होगा। ओके, तो सॉल्युबल इंप्यूरिटी यानी क्या? जो कंप्लीटली लिक्विड के साथ मिक्स हो जाए। तो सॉल्युबल इंप्यूरिटी में क्या आएगा सर? NaCl आएगा, NaCl यानी नमक, और शक्कर यानी शुगर। ठीक है, तो अगर ये कंप्लीटली सॉल्युबल है तो आपको पता है सी वाटर, सी वाटर क्या होता है? बहुत खारा होता है, काफी NaCl होता है उसमें। तो बच्चों वहां पे अगर हम एग्जांपल लें, या फिर मैं आपको जनरल एग्जांपल की बात करता हूं, ये ग्लास है, इसमें हमने नॉर्मल वाटर रखा है, ये एक्सपेरिमेंट रहता है आपके 8 9 10th में रहता है। ठीक है, तो ग्लास में हमने एक में वाटर लिख लिया है, एक में हमने बच्चों क्या लिया है? वाटर। बस एक इमेजिनेशन के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। और यहाँ पे हमने नमक का पानी लिया, NaCl लिया। अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट इसमें इंसर्ट करता हूं, जैसे मैंने लेमन इसके अंदर रखा, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट रखा मैंने इसके अंदर, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे डूब जाएगा, लेकिन यहाँ पे सरफेस पे आ जाएगा। समझ रहे हो? लेमन या तो पोटैटो, जो लेना ले सकते हो आप। तो क्या सरफेस टेंशन बढ़ गया? हाँ सर, ऊपर मतलब बढ़ना, नीचे मतलब कम होना। ठीक है, तो नीचे कब होता है? जब हम उसमें डस्ट डालते हैं, डिटर्जेंट डालते हैं, पार्शियली सॉल्युबल, तो सरफेस टेंशन कम होता है। ठीक है, ऑयल डालने से भी सरफेस टेंशन क्या होता है बच्चों? कम होता है। ऑयल डालने से, ऑयल मतलब क्या? डस्ट, ग्रीस, ग्रीस बोल सकते हो आप इसको। मैंने ऑयल बताया कि यहाँ पे नहीं बताया, ये ऑयल लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, इसीलिए बरसात के मौसम में आपने देखा होगा कि बारिश में, रेनी सीजन में, कहीं पे अगर पानी भरा हुआ है तो वहां पे ऑयल डाल दिया जाता है, जिससे जो मच्छर वगैरह है उसके सरफेस पे ना रहे, मच्छर डूब जाए। आपने सुना होगा, एनएमसी वाले आते हैं, वो यही कहते हैं कि खाली जगह में अगर पानी भरा होगा तो उसमें ऑयल वगैरह डाल देना, ताकि कोई मच्छर वगैरह उस पर ना बन पाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें छोटी छोटी डेली लाइफ में हमारे होती रहती है, इन्हें हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो ये सारा टेबल आपके सामने है, आपको याद करना है। तो NaCl से सरफेस टेंशन क्या होता है बच्चों? बढ़ता है, हॉट वाटर से कम होता है, और एडिशन ऑफ वाटर प्रूफिंग। तो वाटर प्रूफिंग आपको पता ही है कि हम दीवारों पे वाटर प्रूफिंग करते हैं ताकि
जो बबल्स है, पानी के बबल्स है, वो ऊपर रह जाए। ऊपर रह जाए मतलब सरफेस टेंशन ज्यादा होता है वाटर प्रूफिंग करने से, और एंगल ऑफ कांटेक्ट भी ज्यादा होता है। ये सारा टेबल आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, बहुत जरूरी टेबल है। इसको याद करेंगे तो बहुत फायदा होगा आपका। एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, 1 नंबर पक्का है। अब वाई की बात करते हैं। आपको कोहेसिव और अधेसिव फोर्स में थोड़ा बहुत अगर इंफॉर्मेशन है तो ये आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो कोहेसिव और अधेसिव फोर्स के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। वाई, टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया, सरफेस टेंशन कम हुआ, सही बात है। टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन कम हो गया, सो हेंस देयर विल बी एन इंक्रीज इन अधेसिव फोर्स। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से अधेसिव फोर्स बढ़ता है। वन मोर टाइम, टेम्परेचर बढ़ा दिया, अधेसिव फोर्स बढ़ गया, तो सरफेस टेंशन क्या हो गया? कम। तो अगर अधेसिव फोर्स कम हो गया ना, डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स, किसके बीच का फोर्स? डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स, वो भी क्या हो गया? बढ़ गया। तो अगर वो बढ़ गया तो उसकी जो इंक्रीज इन ऑपरेटिंग ओवर द लिक्विड लेयर, यानी जो भी उसकी लिक्विड लेयर है, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल है, उनके बीच के फोर्स की बात कर रहे हैं, वो भी बढ़ गया। Therefore, meniscus will become more and more bulging outwards, and hence angle of contact will increase. Angle of contact will increase. तो ये कहाँ है सर? आपने तो डिक्रीज पढ़ा दिया, लेकिन ये तो इंक्रीज है बच्चों। तो ये है सीबीएसई स्टेट बोर्ड में। ये तो मैंने आपको जो कहा था ना कि आपके स्टेट बोर्ड में कुछ गलतियां हैं, वो ये है। आपके स्टेट बोर्ड में डिक्रीज बोला है, तो बच्चों डिक्रीज पढ़ो, बट रियल फैक्ट आपको मैंने बता दिया, रीजन के साथ कि एंगल ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज होता है। तो जो टेक्स्ट बुक में है वही पढ़ना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखिए। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि आपकी टेक्स्ट बुक में रॉन्ग दिया है, ठीक है, ये स्टेट बोर्ड में है और सीबीएसई में इंक्रीज है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। रीजन के साथ मैंने बताया कि सच क्या है और गलत क्या है। चलिए ठीक है, एडिशनल नॉलेज की बात करते हैं। हाईली सॉल्युबल यानी NaCl या तो शुगर, जैसे ही हम NaCl ऐड करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट रहता है ऊपर आ जाता है। यानी सी वाटर में आपने देखा होगा, सी वाटर में कोई डूबता नहीं है, सी वाटर में कभी डूब के जान नहीं जाती है। ठंडे पानी में छलांग मारेंगे, डूब जाएंगे तो बचेंगे नहीं। लेकिन NaCl के पानी में यानी समुद्र में या फिर सी वाटर में अगर आप छलांग मार देते तो बच्चों बच जाएंगे, लेकिन इतना बड़ा रहता है ना, भूख के मारे ही मर जाएंगे। इसका मतलब ये कि जो टाइटैनिक का जहाज डूबा था, वहां पे लोगों की डूबने की वजह से जान गई होगी क्या? नहीं, डूबने की वजह से तो नहीं गई होगी। किसकी वजह से? वो सी इतना बड़ा था कि वहां तक दूर दूर तक कोई उन तक पहुंच नहीं पाया। तो टाइटैनिक का जहाज जब डूबा तो लोग सब सरफेस में आ गए थे, क्योंकि सरफेस टेंशन तो बहुत ज्यादा था, लेकिन भूख के वजह से लोगों की जान चली गई। तो टाइटैनिक का आपने जो एग्जांपल सुन के रखा है, वो आपको यहाँ इमेजिन करना है कि ऐसा होता है। तो NaCl के कारण सरफेस टेंशन सर इंक्रीज हो गया। अगर सरफेस टेंशन इंक्रीज होता है तो अडेसिव फोर्स क्या होना चाहिए सर? क्या होना चाहिए? अडेसिव। सरफेस टेंशन यहाँ पे कम है, यहाँ पे अडेसिव फोर्स बढ़ गया। यहाँ पे सरफेस टेंशन बढ़ गया तो अडेसिव फोर्स कम होगा, यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? डिक्रीज। विद स्पेरिंगली सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल यानी मिट्टी, डस्ट। डस्ट क्या पानी के साथ मिक्स होता है? मिट्टी पत्थर मिक्स होता है क्या? नहीं होता। तो इनसॉल्युबल, सरफेस टेंशन विल डिक्रीज। याद रखिए, इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल एग्जाम में क्या नाम बदलता है, इसलिए मैं आपको वो सारे नाम बताता हूं जो एग्जाम में आज तक पिछले 15 साल में आ चुके हैं। 15 साल में इसके अलावा कोई और नाम आया नहीं। 15 ईयर्स का पेपर बस रेफर किया करो आप, मैं रेफर करता हूं, उसी से आपको पढ़ाता हूं, और उसके बाहर का पेपर में आज तक नहीं आया। और जो मैं पढ़ाता हूँ एग्जाम में आता है, ये याद रखिएगा। इसलिए मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ और बेसिक और इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे आपको साफ साफ बोला है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज होता है, तो ये आंसर आपको याद रखना पड़ेगा, ये थ्योरेटिकल आंसर। ठीक है, अब आते हैं कुछ नए टॉपिक की तरफ, जो आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारा दिया है। ये सब एक्स्ट्रा है, बट फिर भी मैं आपको बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये सारा चीजें एक्स्ट्रा है। मेनिस्कस मतलब ये जो शेप होता है ना, ये कंटेनर के अंदर शेप होता है। जो कंटेनर है इसके अंदर जो शेप होता है, इसे आप मेनिस्कस शेप कहते हैं। ठीक है, ठीक है, किसी बर्तन का शेप हम बोलते हैं तो उसको मेनिस्कस बोलते हैं।
तो ये कैसा शेप दिख रहा है, ये कॉनकेव अपवर्ड दिख रहा है, ऊपर की तरफ है ना, तो इसे कॉनकेव अपवर्ड कहते हैं। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से कम हो, एक्यूट, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से क्या हो बच्चों, कम हो, तो जो शेप बनता है वो क्या बनता है, कॉनकेव अपवर्ड बनता है, ठीक है। तो लिक्विड क्या होगा, वेट द सॉलिड होगा। लिक्विड इसके बारे में बताऊंगा आपको, उसका टेंशन मत लो, अभी फिलहाल आप बस छोटा छोटा देख लो। टेक्स्ट बुक में ये सारी चीजें इतना डिटेल में नहीं है, मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बता रहा हूँ। ओके, तो कॉनकेव मेनिस्कस मतलब कॉनकेव अपवर्ड शेप बनता है, ठीक है। मेनिस्कस मतलब जो भी यहाँ पे लिक्विड का शेप रहेगा इस कंटेनर के अंदर, उससे हम मेनिस्कस शेप कहते हैं। ओके, अब 90 डिग्री है, अब देखते हैं अगर 90 है, अगर वो 90 डिग्री ही है, यानी परपेंडिकुलर है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट अभी क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है सर, 90 डिग्री है। तो अगर 90 डिग्री है तो एफ ए क्या होगा, एफ सी बाय रूट, एफ ए क्या होगा, इक्वल होगा एफ सी बाय रूट, ओके। और आपका जो सरफेस होगा ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस। और फोर्स आया है तो मैं यहां से प्रेशर भी बता देता हूं। प्रेशर हमेशा कॉनकेव साइड का ज्यादा होता है, कॉन्वेक्स साइड का क्या होता है, कम। और प्रेशर कांस्टेंट होता है, इक्वल होता है फॉर हॉरिजॉन्टल, फॉर हॉरिजॉन्टल ये तो पढ़ा चुका हूं मैं, हॉरिजॉन्टल वाला पढ़ा चुका हूं। हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस के लिए प्रेशर क्या होता है, हर पॉइंट में सेम होता है। और यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा एमसीक्यूज के लिए बता रहा हूँ, बहुत जरूरी चीज है, कॉनकेव का प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर पॉइंट ए है यहाँ पे और पॉइंट यहाँ पे बी है, तो आप बोलेंगे पॉइंट ए का प्रेशर ज्यादा होगा और पॉइंट बी का प्रेशर कम होगा। क्लियर, ओके। एक और लास्ट, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, ये एग्जाम्पल रहेगा आपका मर्क्यूरी एंड ग्लास, मर्क्यूरी एंड ग्लास, थीटा उसका 90 के ऊपर होता है मर्क्यूरी का, तो उसमें क्या होगा, आपका एफ सी बड़ा रहेगा और एफ ए छोटा रहेगा। कॉन्वेक्स शेप दिख सकता है आपको यहाँ पे, कॉन्वेक्स अपवर्ड शेप बना है, इसीलिए मर्क्यूरी फॉल करता है ना, मर्क्यूरी फॉल करता है, ठीक है। तो लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड, यानी मर्क्यूरी कभी भी किसी भी चीज को वेट नहीं करता, गीला नहीं करता, ठीक है। तो सारी केसेस आपके सामने हैं, मैंने डिफरेंस में केस रखी, आपके टेक्स्ट बुक में अगर आप देखो तो आपको कम से कम 2 से 2.5 पेज पढ़ना पड़ेगा, और इतने सारे पॉइंट वहां पे कवर नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे हम कम से कम 1 2 3 4 ऐसे कम से कम 7-8 पॉइंट कवर कर लेंगे, सारे पॉइंट आपके कवर हो जाएंगे, और कैपिलरी एक्शन भी आपको कवर होगा। इसमें से कुछ एमसीक्यू पेपर में आए। तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं केरोसिन और ग्लास की। तो केरोसिन और ग्लास, यानी ग्लास में अगर आप केरोसिन डालते हो तो बच्चों लिक्विड पार्शियली वेट द सॉलिड, यानी जो सॉलिड है, यानी जो ग्लास है उसको कंप्लीटली गीला नहीं करता है, यानी कि क्या करता है, वो पार्शियली गीला करेगा ग्लास को। तो ग्लास पार्शियली वेट बाय द केरोसिन। नेक्स्ट अगला एग्जांपल है, यहाँ पे मर्क्यूरी और ग्लास की बात कर रहे हैं, और आपको पता ही है कि मर्क्यूरी और ग्लास में कोई भी एक दूसरे को वेट नहीं करते, यानी मर्क्यूरी डज नॉट वेट द सॉलिड। और यहाँ पे अगर हम वाटर और ग्लास की बात करते हैं तो आपको पता है, अगर हम ग्लास में वाटर डालेंगे तो ग्लास पूरा कंप्लीटली क्या होगा, वेट हो जाएगा, होगा। तो बच्चों इसके लिए आपको बस ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैं दे रहा हूँ वो याद रखना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट आपके सामने है, केरोसिन और ग्लास में मैंने जैसा कि बताया कि केरोसिन और ग्लास में क्या होगा, केरोसिन और ग्लास में क्या होगा, पार्शियली वेट है, तो सर एफ सी ज्यादा होगा, और यहाँ पे एफ सी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो एफ सी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, और यहाँ पे एफ सी क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे एफ सी क्या होगा आपका, वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर, सॉरी एडहेसिव बोलना चाहिए क्योंकि यहाँ पे वाटर और ग्लास है, ठीक है। एडहेसिव मतलब वाटर और ग्लास है, वाटर वाटर थोड़ी ना है, सेम मॉलिक्यूल थोड़ी ना, यहाँ डिफरेंट मॉलिक्यूल है, ये सॉलिड है ये लिक्विड है, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल में कौन स्ट्रॉन्ग रहता है, एडहेसिव रहता है, ठीक है। डिफरेंट मॉलिक्यूल में कौन स्ट्रॉन्ग रहता है, एडहेसिव रहता है, ओके। यहाँ पे भी कौन है, केरोसिन और ग्लास है, मतलब ये लिक्विड है और ये क्या है, सॉलिड है। ये क्या है बच्चों, ये लिक्विड है और ये सॉलिड है, मतलब कि डिफरेंट मॉलिक्यूल है, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल में कौन सा फोर्स लगता है, एडहेसिव फोर्स। चलो ठीक है, तो यहां तक हमने समझा कि अगर एडहेसिव फोर्स है ज्यादा है तो पार्शियली वेट द सॉलिड, और एडहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा है तो कंप्लीटली वेट द सॉलिड, बिकॉज डिफरेंट मॉलिक्यूल अगर आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं तो एडहेसिव ज्यादा रहेगा। अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो रहे हैं तो एडहेसिव ज्यादा रहेगा।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर ग्लास के साथ अट्रैक्ट हो रहा है, यानी कंप्लीटली वेट द सॉलिड। ओके, हम दो केसेस पढ़ने वाले, ये अपने आप याद हो जाएगा। तो हमने कहा कि अडेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर देन द कोहेसिव फोर्स, सही बात है, सही बात है ना। क्या बात पता चली सबको, ये कि यहाँ पे अडेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर है, अडेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर देन कोहेसिव फोर्स, यानी मैं बोल सकता हूं कि कोहेसिव फोर्स स्मॉलर देन अडेसिव फोर्स, वाइस वर्सा, ये दोनों पॉइंट आपस में मिलते हैं। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं, दोनों पॉइंट का मतलब यही है और कुछ नहीं। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे, तो इनकी बात अगर करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, अडेसिव फोर्स बहुत ज्यादा रहेगा कोहेसिव से। ठीक है, डन, समझा, चलो क्लियर है यहाँ तक। अब मैं डायग्राम शो करने वाला हूँ, क्लियर है, कोई डाउट होगा तो हैंड रेज कीजिएगा, अगर क्लियर है तो फटाफट क्लियर रिप्लाई करें, कोई भी डाउट आता है तो अभी के अभी पूछ लो। ठीक है, एफ समझ गया सबको, एफ क्या होता है, एफ बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, और एफ क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल। ठीक है, सी फॉर कोहेसिव, सी फॉर सेम, एफ और एफ बहुत जरूरी है, याद होना चाहिए। ठीक है, तो डायग्राम देखो, फिर रिजल्टेंट की बात करते हैं। आपके सामने तीन डायग्राम, यहाँ पे थीटा कितना है, थीटा लेस देन 90, एक्यूट एंगल यानी केरोसिन एंड ग्लास। ठीक है, बात समझ गए सब लोग यहाँ तक, केरोसिन और क्या है बच्चों, ग्लास। ओके, केरोसिन ग्लास यानी सर, केरोसिन ग्लास यानी सर डिफरेंट मॉलिक्यूल है, केरोसिन लिक्विड है सर, और ये तो सॉलिड है, यानी दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत, पार्शियली वेट सॉलिड, यानी थोड़ा बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी एडहेसिव फोर्स थोड़ा सा ही ज्यादा है सर, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा है। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ये केस नंबर 1 समझ गए सबको, केस नंबर 1, ये केस नंबर 3, मैं इन दोनों को पहले कंपेयर कर देता हूं। यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीटली वेट सॉलिड, कंप्लीटली वेट द सॉलिड, कौन, लिक्विड। तो एग्जांपल बता दिया मैंने आपको, थीटा तो 0 होना चाहिए, और थीटा 0 मतलब आप समझ गए होंगे पैरेलल, कौन पैरेलल हो बाद में बताता हूं मैं आपको। ठीक है, अभी आपको दिखेगा यहाँ पे कौन पैरेलल है, दिख गया पैरेलल, यहाँ पे ये है पैरेलल, ये रिजल्टेंट के साथ में जो एंगल बनता है ना उसकी बात चलती है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट अलोंग द एफ है, ये एफ आर रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स, तो पैरेलल वगैरह नहीं करते यहाँ पे, बस इतना याद रखो कि ये भी एक्यूटी है 90 से कम है। तो मैं क्या बोल रहा था, मैं कह रहा था कि एग्जाम्पल किसका होगा, पेपर में एग्जाम्पल आया हुआ है, ठीक है, याद रखो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, मैं इसको रेड से हाईलाइट कर देता हूँ, ये एग्जाम्पल पेपर में आया हुआ है। तो क्या है, अगर थीटा 0 है तो वो क्या होगा, तो आप कहना थीटा अगर 0 है सर, तो लिक्विड कंप्लीटली वेट द सॉलिड, यानी कि वाटर एंड ग्लास, तो ग्लास में वाटर लिया, वो पूरा का पूरा सॉलिड को वेट कर गया, यानी सर एडहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो चलो इतने पॉइंट क्लियर है। अगर एडहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा है तो बच्चों रिजल्टेंट फोर्स लाइज इनसाइड द लिक्विड की सॉलिड, जल्दी बोलो, रिजल्टेंट कहां पे रहेगा, अगर एडहेसिव फोर्स ज्यादा है तो रिजल्टेंट लाइज इनसाइड द सॉलिड। नेक्स्ट यहां पे देखते हैं। ठीक है, सबको पैरेललोग्राम लॉ पता है ना, तो ऐसा ना हो कि मैं ये बता रहा हूं और आपको पैरेललोग्राम लॉ नहीं पता है, पैरेललोग्राम लॉ आना चाहिए सबको। ठीक है, ये हमने 11th में पढ़ा रहता है स्केलर वेक्टर में, ट्रायंगल लॉ, फिर पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर एडिशन, वही। तो चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे एफ ए है और यहाँ पे हमारे पास एफ सी है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एफ सी है, और इनका जो रिजल्टेंट होता है वो कहाँ लाई करता है, आप देख सकते हो रिजल्टेंट कहाँ होता है,
कहाँ होता है? अरे एफ बड़ा है ना, एफ बड़ा है, एडहेसिव फोर्स जहां ज्यादा रहेगा उसकी तरफ एफ रहता है, जो बड़ा उसकी तरफ एफ, बात खत्म। जिसकी वैल्यू ज्यादा उसकी तरफ एफ रहेगा, ये हमने वेक्टर में पढ़ के रखा रहता है, सबको पता है ना, बताना पड़ेगा। ये रिजल्टेंट है। सपोज ये पहला वाला फोर्स आपका 10 न्यूटन है और दूसरा वाला फोर्स आपका 7 न्यूटन है, ठीक है, मैं सिर्फ रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं। तो जिसकी वैल्यू बड़ी होती है उसकी तरफ एंगल होता है, ठीक है, डन। तो यहाँ पे कौन बड़ा है सर? एफ बड़ा है, तो एफ की तरफ एंगल रहेगा। एफ कहाँ है? हमेशा सॉलिड में रहता है, एफ हमेशा सॉलिड में रहता है, ठीक है, एफ क्या रहेगा? हमेशा सॉलिड। तो एफ आर कहाँ रहेगा? जो बड़ा होगा उसकी तरफ, एफ आर एफ के पास होगा, यानी लाइज इनसाइड द सॉलिड, क्योंकि जो बड़ा है उसकी तरफ रहेगा, ठीक है। तो एफ बड़ा है, तो एफ कहाँ होता है बच्चों? एफ सॉलिड में होता है। यहाँ पे भी देखो एफ आर सॉलिड में क्यों गया? क्योंकि एफ बड़ा है। अच्छा, यहाँ पे कौन बड़ा है? यहाँ पे, ये केस नंबर 3 की मैं बात कर, डज नॉट वेट द सॉलिड, डज नॉट वेट द सॉलिड। कौन बड़ा है बच्चों यहाँ पे? कोहेसिव बड़ा है adhesive से, therefore FR in liquid, inside liquid, FR inside liquid। ये क्वेश्चन पेपर में आज तक कभी आया नहीं है, फिर भी मैंने आपको पढ़ाया। ये क्वेश्चन पेपर में आज तक कभी नहीं आया, जब से बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हुई तब से ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत आ सकता है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। फिर भी मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है, इस क्वेश्चन में इस तरीके से होता है। तो बस एफ और एफ आर तक ही था बच्चों, ज्यादा नहीं था, सिर्फ एफ और एफ आर तक था, ये टॉपिक एफ और एफ आर तक था। बट मैंने आपको और एक्स्ट्रा पॉइंट दिए, आप देख सकते हो, मैंने आपको शेप भी बताया, मैंने आपको शेप भी बताया, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, 4 पॉइंट और एक्स्ट्रा मैंने बताया, नेक्स्ट टॉपिक में काम आएंगे, हम अभी कवर कर रहे हैं उसको, ठीक है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज आते हैं। तो क्या करेंगे फिर? ऐसा क्या है, इसको याद करने का कोई मेथड बता दीजिए। तो बच्चों देखो, मैं मेथड बताता हूं। मर्क्यूरी वाला बीच में रहेगा, ठीक है, मर्क्यूरी एंड ग्लास। ये रहेगा केरोसिन एंड ग्लास, और यहाँ पे क्या ले लूं मैं? केरोसिन यानी वाटर ले लेते हैं यहाँ पे अभी, वाटर एंड गैस। तो हमने एक्सपेरिमेंट किया होगा, ऑयल वाला एक्सपेरिमेंट घर पे। अगर आपके ग्लास में ऑयल ले लिया आपने तो पूरा पूरा ग्लास गीला नहीं होता, थोड़ा बहुत ही होता है, थोड़ा बहुत। अच्छा, ठीक है सर, ऐसा अगर है तो क्या करना है आप बताइए आगे। तो बच्चों अगर ऐसा रहता है ना, तो आपको पता है ये मॉलिक्यूल अलग अलग है, ये आपका लिक्विड है, ये ग्लास है, मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल है, तो अडेसिव फोर्स ज्यादा है कोहेसिव से। और अगर यहाँ पे ऐसा है यार, पार्शियली वेट कर ही नहीं रहा, ये तो कंप्लीटली वेट कर रहा है सर, कंप्लीटली कंप्लीटली वेट सॉलिड, लिक्विड कंप्लीटली वेट द सॉलिड, और यहाँ पे लिक्विड पार्शियली वेट द सॉलिड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो केस, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर ऐसा रहता है, अगर ऐसा रहता है तो दूसरा पॉइंट क्या होगा? अगर ऐसा है सर, तो इसका मतलब एफ आर इनसाइड, और यहाँ पे इनसाइड, ठीक है, ओके। नंबर 3, नंबर 4, जो काम के पॉइंट है वो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, बस हो। यहाँ पे आपको पता है मर्क्यूरी हमेशा फॉल करता है, सबने मर्क्यूरी वाला थर्मोमीटर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो एक बार गूगल पे चेक कर लेना, थर्मोमीटर मर्क्यूरी का, ठीक है। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो आप घर पे कर सकते हो। तो यहाँ पे हम मर्क्यूरी की बात करेंगे, तो आपको पता है सर मर्क्यूरी का सरफेस टेंशन हाई रहता है, सही बात है। सरफेस टेंशन मर्क्यूरी का हाई होता है कि लो होता है? हाई होता है, इसकी डेंसिटी भी हाई होती है, काफी डेंस होता है ये, इसकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है और सरफेस टेंशन भी ज्यादा होता है। मैंने लिखा के दिया था आपको इसकी डेंसिटी 13600 kg/m3, बताया था मैंने आपको।
तो सरफेस टेंशन हाई है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट मतलब थीटा क्या होगा? थीटा भी सर हाई होता है। हाई मतलब कितना? 140 डिग्री इसके आसपास होता है। और मैंने बोला था वैल्यू याद नहीं रखी तो भी चलता है, बट इतने याद रखो 90 के ऊपर रहता है। 90 के ऊपर रहता है यानी ऑब्ट्यूज एंगल रहता है ना। क्या रहता है बच्चों? ऑब्ट्यूज एंगल। तो पहला पॉइंट तो हमें पता है कि थीटा 90 के ऊपर है, ऑब्ट्यूज एंगल है, सरफेस टेंशन हाई है। तो लिक्विड ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? डेंसिटी ज्यादा है, जल्दी बोलो। राइज ऑफ लिक्विड की फॉल ऑफ लिक्विड? डेंसिटी ज्यादा है, मैं हिंट बता रहा हूं आपको। ज्यादा भारी है ये, ज्यादा भारी है तो बच्चों क्या होगा? ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? जितनी चीज ज्यादा भारी रहेगी बच्चों नीचे आएगी। भारी चीजें नीचे आती है, बहुत डेंस होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 90 के ऊपर है, 90 के ऊपर है तो शेप क्या बनता है इसका? शेप कॉन्वेक्स। शेप क्या बनता है? कॉन्वेक्स। तो यहाँ पे शेप क्या होगा? शेप सर कॉन्केव, अपवर्ड, ठीक है। यहाँ पे शेप क्या होगा? कॉन्केव, ठीक है। यहाँ पे फॉल है, यहाँ पे फॉल है तो बाजू में क्या होगा? बाजू में सर राइज होगा, राइज ऑफ लिक्विड, राइज ऑफ, यहाँ पे राइज ऑफ लिक्विड। समझ गया ना? समझा? सरफेस टेंशन लो, सरफेस टेंशन लो, थीटा 90 से कम, थीटा 90 से कम, ठीक है। थीटा 90 से क्या होता है? कम, मतलब एक्यूट। थीटा 0 के डिग्री के पास पास। डन? बात समझ गई? क्लियर है? ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने कॉपी में अच्छे से लिखना जरूर। पूरे पॉइंट मैंने आपको बता दिए। कैपिलरी एक्शन में बाद में पढ़ाऊंगा, अभी उसके डेफिनेशन को टाइम है। और कैपिलरी एक्शन की डेफिनेशन आपके टेस्ट में 100% है, 2 मार्क के लिए। एक एंगल ऑफ कांटेक्ट आपके टेस्ट में 100% आएगा। दूसरी थ्योरी मैं आपको बता रहा हूं कि कैपिलरी एक्शन भी आपके टेस्ट में 100% आने वाला है, क्योंकि बोर्ड आईएमपी है तो इनको क्वेश्चन देना ही पड़ता है, ठीक है। तो क्वेश्चन देंगे हम टेस्ट में। तो अगला टॉपिक और एंडिंग टॉपिक है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोगों को, फॉर्मूला आपको थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में ये फॉर्मूला है, ऐसा ही फॉर्मूला है। तो वहां पे क्या होता है? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में टेम्परेचर बढ़ाने पर लेंथ बढ़ती है, एरिया बढ़ता है, ठीक है। लेंथ बढ़ती है, एरिया बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है, सारी चीजें बढ़ती है। तो वहां पे आपने अल्फा, बीटा और गामा पढ़े होंगे। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि टॉपिक कहाँ पे रहता है, टेम्परेचर का रिलेशन कहाँ कहाँ है, वहां पे आपने पढ़ा है, ठीक है। अल्फा, बीटा और गामा पढ़ा है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट, लीनियर एक्सपांशन, एरियल एक्सपांशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो यहाँ पे अल्फा है, अल्फा मतलब किसके लिए यूज होता है? लीनियर के लिए यूज होता है। क्लियर हो गया? तो अल्फा आपने पढ़ा है, बीटा पढ़ा है, सारी चीजें पढ़ी है। तो एक छोटी सी बात, टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो सरफेस टेंशन क्या होगा? आप बताओ जल्दी से मुझे, जल्दी जल्दी बताओ सभी लोग। टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन क्या होगा बच्चों? क्या होगा? क्या होगा? कम होगा। कम होगा मतलब कपड़े अच्छे से धुलेंगे। समझ गया? समझ गया? तो कपड़े धोने के लिए हम गर्म पानी भी यूज करते हैं, सभी को ये चीज पता हो। और गर्म पानी में कपड़े जल्दी धुलते हैं, बट कभी कभी खराब भी हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। कपड़ों के ऊपर लिखा रहता है, एक छोटा सा कॉलर के पास लिखा रहता है कि इसको ठंडे पानी से धोना है कि गर्म पानी से। तो हर चीज के पीछे साइंस होता है, ठीक है। तो इन मोस्ट ऑफ द लिक्विड, ये बच्चों ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ना, ये रिड्यूस सिलेबस है। ये ये सिलेबस रिमूव किया गया है। ये अपडेटेड सिलेबस में रिमूव कर दिया गया, ठीक है। तो फॉर्मूला आपके कोई काम का नहीं है फिलहाल अभी। और अगर आपने इसका न्यूमेरिकल भी नहीं किया तो भी चल जाएगा, क्योंकि रिड्यूस हो गया है। और आपके टेक्स्ट बुक में अगर आप ढूंढने जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। एक सेकंड, लाइट चली गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, लाइट चली गई है तो कभी भी मेरा पीसी बंद हो सकता है, कभी भी मेरा पीसी बंद हो सकता है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट फटाफट सेव कर देते हैं, क्योंकि मेरा पीसी कभी भी बंद हो सकता है। तो
जरूरी है अभी। ओके, सभी ने स्क्रीनशॉट लिया था क्या आज का? क्रैश हो जाएगा पीसी, इससे अच्छा है कि पहले बंद कर दो। ठीक है बच्चों, तो लाइट चली गई है। मैंने कोशिश की है जितने स्क्रीनशॉट सेव कर सकता हूं उतने मैंने किए हैं। अगर आज सेव नहीं हुआ, क्योंकि जब शटडाउन होता है पीसी तो कुछ मेमोरी उसकी लॉस हो जाती है, सबको पता होगा। अगर रैम में कुछ स्टोर रहा तो ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट आपको सेंड करवा दूंगा, नहीं तो आज के स्क्रीनशॉट आपको नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। अगर मिले तो अच्छी बात है। तो किसी को कोई डाउट है? सब कुछ क्लियर है? काफी सारा थ्योरी हमने पढ़ा आज का पूरा टॉपिक पूरा थ्योरी था, कंप्लीट थ्योरी। और उस थ्योरी को पढ़ने के लिए हमने एक शॉर्ट नोट्स बनाई है। वो शॉर्ट नोट्स को आप अच्छे से यूज कीजिएगा, बहुत फायदा होगा आपको इस शॉर्ट नोट से। इसको हम कह सकते हैं कि रिवीजन भी अच्छे से होगा आपका, एक रिवीजन नोट्स भी आप बोल सकते हो। आपकी अगर एग्जाम, मैं कहता हूं नेक्स्ट वीक में आपकी एग्जाम है, और आप अगर ये नोट्स को प्रेफर करते हो तो बहुत जल्दी आपका ये प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।